बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गाइडिंग के चैप्टर 46 की पार्ट 4 की वीडियो को। पहले टॉपिक में हम सिनेप्टिक एक्साइटेशन के इफेक्ट्स को देखेंगे। तो ये डायग्राम देखिएगा। इस डायग्राम में जो ए पार्ट है उसमें उन्होंने शो किया हुआ है कि ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मौजूद है, यानी इसके अंदर वोल्टेज -65 मिलीवोल्ट्स की मौजूद है। ठीक है, ये होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये है हमारे पास जो सिनेप्स से पहले वाला है, ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये उसका एक्सॉन टर्मिनल आ गया और ये सारा कोई बात हो गई। अच्छा, फिर देखते हैं हम डायग्राम नंबर बी। इस डायग्राम बी में जो साइनैप्स है ये हमने ज्यूम करना है कि एक्साइटेटरी साइनैप्स है, यानी कि जब इधर एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये साइनैप्स एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेगा और अपने पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइट करेगा। सही हो के बाद ये एक्साइट किस तरह से करता है? देखो, जब इसमें एक्शन पोटेंशियल आएगा तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के सोडियम चैनल्स को ओपन करवा देंगे। जब सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो फौरी तौर पे सोडियम का इनफ्लक्स होता है। ये बात हम नर्व्स पोटेंशियल में डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम का नर्व्स पोटेंशियल +61 है। तो अगर +61 से कम कोई भी वोल्टेज हुई तो सोडियम अंदर आएगा। तो यहाँ तो +61 से बहुत कम है, यहाँ पे तो -65 है। तो सोडियम धड़ाधड़ अंदर आता जाएगा और सोडियम के अंदर आने की वजह से इसकी नेगेटिविटी जो है वो कम होती जाएगी, यानी -65 की बजाय आप देख सकते हैं -45 तक चली जाएगी। तो ये जो चेंज आया है, ये जो एक्साइटेशन हुई है, इसको हम कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। कितना चेंज आया है? 20 मिलीवोल्ट का चेंज आया। आप देख सकते हैं ये -65 मिलीवोल्ट से -45 मिलीवोल्ट से चला गया। तो ये जो 20 मिलीवोल्ट का चेंज आया है ये हमारे पास है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। सही होगी बात? अब यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो 20 मिलीवोल्ट्स का चेंज कोई एक साइनैप्स नहीं कॉज करवा पाता। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक और किधर गई वो डायग्राम, इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये जो येलो कलर का शो हुआ है, और ये बहुत सारे ग्रीन कलर के प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं। इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में अगर कभी आपने 20 मिलीवोल्ट्स का चेंज लेके आना है तो वो सिर्फ एक साइनैप्स की एक्साइटेशन से नहीं होगा। एक साइनैप्स की एक्साइटेशन तो सिर्फ 0.5 या 1 मिलीवोल्ट का फर्क पड़ेगा। जब बहुत सारे साइनैप्स इसके ऊपर एक्साइट करेंगे तब जाके ओवरऑल इसके अंदर 20 मिलीवोल्ट का चेंज आएगा, या इसका आप कह लो कि एक्साइटेटिव पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल 20 मिलीवोल्ट हो जाएगा। सही होगी बात? बहुत सारों को एक्साइट करना पड़ेगा। तो एक बात हमें इससे ये भी पता चली कि अगर एक साइनैप्स एक्साइट कर रहा है, दूसरा भी एक्साइट कर रहा है, तीसरा भी एक्साइट कर रहा है, तो इन सब की एक्साइटेशन जो है वो ऐड हो जाती है, वो सम अप हो जाती है और सम अप होकर मिल के एक इफेक्ट कॉज करती है। सही होगी ना बात? इस चीज़ को हम नाम देते हैं समेशन। कि अगर साइमल्टेनियसली बहुत सारी एक्साइटेशन आ रही हैं तो वो सारे साइनैप्स की जो एक्साइटेशन है वो ऐड हो जाएंगी और हमारे पास सम अप हो जाएगी, समेशन हो जाएगी। डन होगी बात? ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द इनिशियल सेगमेंट। अब बात बेसिकली क्या है, हर न्यूरॉन का अपना कोई ना कोई थ्रेशोल्ड होता है। हर न्यूरॉन का एक होता है कि जी जब मेरे अंदर वोल्टेज यहाँ तक पहुँचेगी ना तो एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, -65 मिलीवोल्ट्स। अब -65 मिलीवोल्ट से अगर आप इसको -55 तक लेके गए तो ये थोड़ा बहुत एक्साइट ज़रूर हुआ है, लेकिन इसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा। हम एज्यूम करते हैं कि इस न्यूरॉन का थ्रेशोल्ड है -45 मिलीवोल्ट। तो अगर आप -65 से इसको बढ़ाते बढ़ाते एक्साइट करते करते -45 मिलीवोल्ट तक ले गए तो फिर ये वापस आने की बजाय एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया। सही होगी बात? तो जब भी हमारा ये जो एक्साइटेशन है ये इतनी हो जाए कि थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे वो ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है ये आमतौर पे सेल बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता। यानी कि अगर ये डायग्राम हम देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 20 मिलीवोल्ट का चेंज आ गया है, यानी इतनी एक्साइटेशन हो गई है, हम थ्रेशोल्ड तक पहुँच गए हैं। थ्रेशोल्ड तक पहुँचने के बावजूद ये जो सेल बॉडी यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? यार देखो, ये एक्शन पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है? अगर आपको याद हो तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, और फिर जब पूरा डेवलप हो जाए तो फिर हम कहते हैं पोटेशियम के आउटफ्लक्स की वजह से ये रीपोलराइजेशन होती है। ठीक है, तो ये जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ है इसमें सोडियम चैनल्स का बहुत अहम रोल है ना। सही हो के बाद? अब ये जो सोमा है यानी कि सेल बॉडी है, इसमें सोडियम चैनल्स बहुत थोड़े होते हैं। वेरी सिमिलरली ये जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स में भी सोडियम चैनल्स बहुत थोड़े होते हैं। तो इसलिए ये इतनी आराम से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं कर पाते। सिर्फ अगर आप थ्रेशोल्ड तक पहुंचे हो, आपने 20 मिलीवोल्ट एक्साइटेशन करवाई है तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल, अगर आपने यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप करवाना ना तो हो सकता है आपको 35 या 40 मिलीवोल्ट्स की एक्साइटेशन देनी पड़े। सही के बाद? तो आमतौर पर थ्रेशोल्ड की जब इतना एक्साइटेशन हो जाती है तो एक्शन पोटेंशियल हमारे एक्सॉन के इनिशियल सेगमेंट में डेवलप होता है, क्योंकि जो एक्सॉन का इनिशियल सेगमेंट है उसमें
सोडियम चैनल्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, बाकी न्यूरॉन की निस्बत 7 टाइम्स ज़्यादा होते हैं सोडियम चैनल्स, 7 टाइम्स सोडियम चैनल ज़्यादा होते हैं इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन में। ये बात समझ में आ गई। जब इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा और फिर ये एक्सॉन में तेज़ी से आगे ट्रेवल करता हुआ जाएगा, और हो सकता है यहाँ पे डेवलप होने वाला एक्शन पोटेंशियल वापस पे थोड़ा बहुत बॉडी के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप करवा दे और सारा कुछ, लेकिन एक्शन पोटेंशियल जो इनिशिएट हुआ है, जो पैदा हुआ है, जो पहली बार प्रोड्यूस हुआ है, वो हमारे पास एक्सॉन के इनिशियल सेगमेंट में हुआ है, या आप कह लो एक्सॉन हिलॉक में। एक्सॉन हिलॉक क्या होता है? अगर ये एक्सॉन है ना, तो ये वाला जो रीजन है ना जहाँ पे एक तरह से एक्सॉन का उभार है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक, और फिर ये वाला जो एक्सॉन का स्टार्ट वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन। सही हो गई बात? तो एक्सॉन हिलॉक में और इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन के अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम चैनल्स होते हैं, इसलिए हमेशा एक्शन पोटेंशियल की प्रोडक्शन यहीं पे होगी। कब होगी? जब एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम आगे, यहाँ तक हमने एक्साइटेशन को देख लिया, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग न्यूरोनल इनहिबिशन। तो डायग्राम नंबर सी देख लीजिएगा। डायग्राम नंबर सी में हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे ये जो साइनैप्स है, ये कोई इनहिबिटरी साइनैप्स है, यहाँ से रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जब यहाँ पे कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा या कोई इम्पल्स आएगी इस प्री सिनेप्टिक पोटेंशियल में, तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्लोराइड और पोटेशियम चैनल्स को ओपन करवाते हैं। जब क्लोराइड चैनल्स को ओपन करवाएंगे तो क्या होगा? क्लोराइड का इनफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा। हमने देखा था क्लोराइड का नर्स पोटेंशियल -70 होता है, तो अगर तो माइनस क्लोराइड का इनफ्लक्स होता जाएगा जब तक -70 ना हो जाए, ठीक है, तो क्लोराइड का इनफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा पोटेशियम का ई फ्लक्स होगा, क्योंकि हमने पोटेशियम चैनल भी ओपन किए हुए हैं, तो पोटेशियम का ई फ्लक्स होगा, पोटेशियम सेल से बाहर जाएगा। जब ये पॉजिटिव पोटेशियम सेल से बाहर जाएगा, जाहिर वजह उसकी वजह से भी सेल के अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। तो भाई साहब बात ये है कि सेल जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 मिलीवोल्ट पे था, इतना पोलराइज था, अब ये मजीद पोलराइज हो गया है, ये -65 की बजाय -70 तक चला गया है। तो हम कहते हैं कि इनहिबिशन में क्लोराइड चैनल्स के ओपन होने की वजह से और पोटेशियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से जो सेल है वो हाइपर पोलराइजेशन में चला जाता है। ओके हो गई बात। यहाँ पे कितना वोल्टेज चेंज आ रहा है? -65 से -70, सिर्फ 5 मिली वोल्ट का चेंज आया। तो हम कहते हैं इसका इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल इज 5 मिली वोल्ट्स। सही की बात। जितना चेंज आएगा वो हमारे पास इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होती है। फिर आता है हमारे पास प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया है पोस्ट सिनेप्टिक एक्साइटेशन, यानी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक्साइटेशन हो गई है। पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन यानी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो वो इनहिबिट हो गया है। अब हम क्या कह रहे हैं? प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन, यानी कि जो ये वाला न्यूरॉन है इसकी भी इनहिबिशन हो सकती है। किस तरह से हो सकती है यार? हो सकता है हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, तो नर्वस सिस्टम ने बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ किए होते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे स्पाइनल कॉर्ड में एक खास सब्सटेंस है ग्लाइसिन, वो काफ़ी हद तक इनहिबिटरी इफेक्ट रखता है। इनहिबिटरी इफेक्ट का मतलब क्या है? ये जो पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल ना, इस टर्मिनल की थोड़ी बहुत इसने हाइपर पोलराइजेशन करवा के रखनी है। अगर ये पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल -65 पे रहता है ना, तो ये इसके अंदर -80 -90 इसको इनहिबिट करके रखेगा। तो जो आने वाला एक्शन पोटेंशियल है उसके लिए मुश्किल होगी इधर साइनैप्स को एक्टिवेट करने में। और चाहे साइनैप्स एक्टिवेट होकर आगे एक्साइटेशन करवाया, चाहे साइनैप्स एक्टिवेट होकर आगे इनहिबिशन करवाया, वो तो साइनैप्स का अपना मसला है, लेकिन साइनैप्स को एक्टिवेट करवाने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अगर यहाँ पे कुछ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस होए। सही होगी बात। तो ये बात उन्होंने डिस्कस की है कि इनहिबिटरी सब्सटेंसेस यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आयंस का ही चेंज होगा। हो सकता है पोस्ट सिनेप्टिक मुझे पोटेशियम का ई फ्लक्स करवा दें, या वहाँ पे हम क्लोराइड का इनफ्लक्स करवा दें। तो इन तरीक़ों से चेंजेस की जाती हैं। अब ये वाली चेंजेस आमतौर पर सेंसरी पाथवेज में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये जो प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन है ये सेंसरी पाथवे पे देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है हम ये वाली बात भी थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। हम सेंसरी पाथवेज को बेसिकली एक पर्टिकुलर रीजन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट वैसे तो आगे जाके हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो होता क्या है, ये अंगूठा हो गया जी, एक फिंगर, दूसरी फिंगर, तीसरी फिंगर, छोटी फिंगर, और ये बंदे का हाथ हो गया। अब बात यह है कि जी यहाँ से भी एक न्यूरॉन है वो सिग्नल्स को लेके जा रहा है ऊपर ब्रेन तक, यहाँ से भी एक न्यूरॉन है वो सिग्नल्स को लेके जा रहा है, फिर यहाँ से भी एक न्यूरॉन है वो सिग्नल्स को ऊपर लेके जा रहा है। ये काफ़ी सारे न्यूरॉन्स हैं। मैंने तो शो किया ना, एक उंगली से एक न्यूरॉन लेके जा रहा है, हकीकत में तो मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ न्यूरॉन्स लेके जा रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को। अब होता बेसिकली क्या है, अंगूठे पे अगर पेन फील हुई है तो ये वाला यहाँ पे इस वाले न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल होगा ना, और ये एक्शन पोटेंशियल सेंसरी सिग्नल्स को लेके जा रहा होगा ऊपर ब्रेन की तरफ।
अगर ये सेंसरी सिग्नल्स थोड़े बहुत स्प्रेड कर गए और इस वाले न्यूरॉन को भी एक्साइट कर दिया, इस वाले न्यूरॉन को भी एक्साइट कर दिया, तो ब्रेन के पास क्या मैसेज पहुंचेगा? ये वाला न्यूरॉन भी कहेगा भाई पेन हो रही है, ये वाला भी कहेगा पेन हो रही है, ये वाला कहेगा पेन हो रही है। तो ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा पेन एग्जैक्टली किस जगह पे हो रही है। अब हमें लगेगा भाई इस उंगली में भी पेन हो रही है, इसमें भी पेन हो रही है, इसमें भी पेन हो रही है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो आमतौर पर जो सेंसरी स्टिमुलेशन होती हैं ये क्या करती हैं, ये अपने साथ वालों को इनहिबिट करती हैं। यानी कि अगर ये खुद सिग्नल्स को लेके जा रहा है तो ये खुद तो मज़े मज़े में लेके जाएगा, लेकिन इस वाले को इनहिबिट करेगा और अपने इस वाले को भी इनहिबिट कर देगा। तो अगर ये आपके पास एक सेंसरी ट्रैक है, ये हमारे पास 3 ट्रैक्स जा रहे हैं, तो जो भी ट्रैक इन्फॉर्मेशन को ले जाता है वो अपने साथ वालों को इनहिबिट कर रहा होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं लेटरल इनहिबिशन। ये सेंसरी में भी होती है, मोटर में भी होती है, सेरिबेलम में बहुत डिटेल पढ़ेंगे आगे हम लेटरल इनहिबिशन की। बहरहाल अभी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया कि इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लेटरल इनहिबिशन, कि जब एक न्यूरॉन मैसेज को ले जा रहा होता है वो दूसरे न्यूरॉन को इनहिबिट करता है। तो ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन की एक एग्जांपल है। किस तरह से एग्जांपल है भाई, इस न्यूरॉन ने अभी जाके साइनेप्स फॉर्म करना था और जाके स्पाइनल कॉर्ड को बताना था कि भाई ये वाले मैसेज हैं। इसने भी साइनेप्स फॉर्म करना था और आगे स्पाइनल कॉर्ड को बताना था, इसने भी साइनेप्स फॉर्म करना था, आगे स्पाइनल कॉर्ड को बताना था। तो अगर ये वाला न्यूरॉन मैसेज को लेके जा रहा है और इसने अपने साथ वाले को इनहिबिट कर दिया है, तो ये साथ वाला बेचारा साइनेप्स से पहले ही इनहिबिट हो गया ना, यानी कि ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है जो कि इनहिबिट हो गया। तो इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन की एक एग्जांपल है। अगर मैं आपको एक्चुअल लाइफ में इसकी एक एग्जांपल दूं तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग मिसाल है। देखो, जब कोई मक्खी कोई हनी भी काट जाए या कोई इस तरह से पेन हो तो हम उसको मलना शुरू करते हैं और उसको मलने की वजह से हमें लगता है कि थोड़ी तकलीफ कम हो रही है। होता पता बेसिकली क्या है, एक न्यूरॉन होता है वो मैसेज को लेकर जा रहा होता है पेन का। ये मैसेज लेकर जा रहा है कि ओए होए 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 मक्खी ने काट लिया, ये बहुत ज़्यादा पेन के सिग्नल से जा रहा होता है और ये अपने साथ वाले इसको भी इनहिबिट कर रहा होता है, इसको भी इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, हम जब मालिश करना शुरू करते हैं ना तो ये वाला न्यूरॉन मालिश के सिग्नल से जाना शुरू करता है। जब ये मालिश के सिग्नल लेकर जाएगा तो ये भी अपने साइड वालों को इनहिबिट करेगा, यानी कि थोड़ा बहुत ये पेन वाले को भी इनहिबिट करेगा, इस वाले को भी इनहिबिट करेगा। ये भी मालिश के सिग्नल लेकर जा रहा है तो खुद सिग्नल लेकर जा रहा है, ये थोड़ा बहुत साइड वालों को भी इनहिबिट करता चला जाएगा। तो होता ये ओवरऑल, अब पेन तो जा ही रही थी ना, हम मालिश करना शुरू कर देते हैं ताकि मालिश की सेंसेशंस थोड़ी बहुत पेन के सेंसेशंस को इनहिबिट कर दें। तो ये चक्कर चल जाता है हमारे पास, और हमारे पास जब हम मालिश करते हैं तो थोड़ा बहुत बंदा को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल बता दिया आपको, और बार यहाँ पर बात करी थी, एक सिंपल सी बात थी लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी है। फिर आते हैं हमारे पास टाइम कोर्स ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स। ये जो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स हैं, ये क्या टाइम कोर्स है, इसको एक्साइट होने में या जो भी पोटेंशियल डेवलप होता है, इस पोटेंशियल को डेवलप होने में तकरीबन 5 मिली सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, और डेवलप होने के बाद वापस नॉर्मलाइज होने में इसको तकरीबन 5 नहीं, डेवलप होने में तकरीबन 1 to 2 मिली सेकेंड लगते हैं। सही, और वापस नॉर्मलाइज होने में तकरीबन 15 मिली सेकेंड्स लग जाते हैं। तो ये वो बता रहे हैं एक्साइट होने में 1 to 2 मिली सेकेंड लगते हैं और वापस नॉर्मलाइज होने में तकरीबन 15 मिली सेकेंड लगते हैं। ग्राफ पे भी अगर आप देख लें तो ये देखो, एक्साइट होने में तो बहुत थोड़ा टाइम लगा है लेकिन वापस नॉर्मलाइज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। ओके बात। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट स्पेशियल समेशन इन न्यूरॉन थ्रेशोल्ड फॉर फायरिंग। एक बात हमने डिस्कस की थी कि एक सिंगल साइनेप्स के सिग्नल की वजह से पूरा एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल नहीं बन पाता। इसका मतलब है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बनने के लिए बहुत सारे साइनेप्सेस रिक्वायर्ड होती हैं। तो यही वो बात कर रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा साइनेप्सेस एक्साइट कर रहे हैं, भाई ये वाला साइनेप्स भी एक्साइट कर रहा है, ये वाला भी एक्साइट कर रहा है, ये वाला भी एक्साइट कर रहा है, अब ये मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए हैं ना, कोई यहाँ लगा हुआ है, कोई डेंड्राइट पे लगा हुआ है, कोई सेल बॉडी पे लगा हुआ है, मुख्तलिफ जगहों से आने वाले जो साइनेप्स हैं उनकी एक्साइटेशन जो है वो ओवरऑल ऐड ऑन हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि उनकी जो एक्साइटेशन है वो ओवरऑल ऐड हो जाती है, इसको हम नाम देते हैं स्पेशियल समेशन। स्पेशियल को कह रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ स्पेसिस से आने वाले न्यूरॉन्स हैं। यहाँ पर भी अगर मैं बात डिस्कस करूँ तो ये भी मैंने एक न्यूरॉन शो किया हुआ है इसमें। अच्छा, एक बात हमने पहले पिछली पार्ट की वीडियो में डिस्कस की थी, हमने कहा था कि जो सेल बॉडी होती है ना, इसमें बड़ी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होती है। यही कंडक्शन की वजह से अच्छी समेशन हो सकती है, यानी कि अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्साइटेशन होगी तो वो एक्साइटेशन पूरी सेल बॉडी में फैल जाएगी, चाहे 0.5 मिली वोल्ट की हो लेकिन फैल जाएगी। फिर यहाँ से आए 0.5 मिली वोल्ट की, वही पूरी में फैल जाएगी। फिर यहाँ से आए 0.5 मिली वोल्ट की, वही पूरे में फैल जाएगी। तो जो भी एक्साइटेशन होती है वो ओवरऑल स्प्रेड कर देती है। तो इसी वजह से ये सारी एक्साइटेशन मिल के सम अप हो जाती हैं। इसको हम नाम देते हैं स्पेशियल समेशन, क्योंकि मुख्तलिफ स्पेस मुख्तलिफ जगहों से आपके पास न्यूरॉन्स आ रही हैं। मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। द इफेक्ट ऑफ समिंग साइमल्टेनियस पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स बाय एक्ट, यानी यहाँ भी एक छोटा सा पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप हुआ था, यहाँ भी एक छोटा सा पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप हुआ था। तो द समिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ समिंग साइमल्टेनियस पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स बाय एक्टिवेटिंग मल्टीपल टर्मिनल्स ऑन वाइडली स्पेस्ड एरियाज, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्पेशियल समेशन। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पेशियल समेशन, टेम्पोरल समेशन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सही की बात, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में देखिएगा, अब वो ये बता रहे हैं कि मिसाल के तौर पर हमें अगर
-65 था ना, -45 मिलीवोल्ट चाहिए था एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने के लिए। अब -45 मिलीवोल्ट तब जाके होगा जब कोई 15-20 सिनेप्सेस एक्साइट करें। तो अगर सिर्फ 4-5 सिनेप्स एक्साइट किया तो भाई थोड़ा बहुत ये -65 से -55 पे शायद चला जाए या -50 पे चला जाए, थोड़ी बहुत एक्साइटेशन होगी, लेकिन हम थ्रेश होल्ड तक नहीं पहुंच सकेंगे। अगर थ्रेश होल्ड तक नहीं पहुंच सकेंगे तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो सकेगा। सही होगी बात, थ्रेश होल्ड तक नहीं पहुंच सके, एक्शन पोटेंशियल नहीं डेवलप हो सकेगा। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं अगर 4 सिनेप्सेस थे तो नहीं हुआ, 8 सिनेप्सेस थे तो नहीं हुआ, 16 सिनेप्सेस हुए तो हमारे पास इतनी एक्टिवेशन हो गई कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाए। ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक और बात है यार, अगर सिर्फ थोड़ी बहुत एक्साइटेशन हुई है और हम थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच सके तो इसको हम नाम देते हैं फैसिलिटेशन ऑफ न्यूरॉन। हम कहते हैं ये वाला न्यूरॉन फैसिलिटेटेड है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बंदा था, ये एक स्लोप है, ठीक है, और हमने एक पत्थर है, उस पत्थर को इस स्लोप पे चढ़ाना है। तो भाई एक पर्टिकुलर जान लगानी पड़ेगी, इस पत्थर को यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, फिर ही ये पत्थर आगे जाके गिरेगा। सही, लेकिन 2-4 बंदे आते, अगर इसको मैं कहता हूँ जी इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए 16 बंदे रिक्वायर्ड है। अभी सिर्फ 4 बंदे आए हैं और वो 4 बंदे जान लगू के इस पत्थर को सिर्फ यहाँ तक पहुँचा सके हैं, तो हम कहेंगे पत्थर पीक तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन ये पत्थर कुछ ना कुछ रास्ते तक पहुँच ज़रूर गया, थोड़ी बहुत फैसिलिटेशन हो गई है। अब अगर 7-8 और बंदे आ जाएँ तो ये पत्थर ज़रूर पहुँच जाएगा। सही की बात है, थोड़ी बहुत फैसिलिटेशन हुई है, थोड़ा सा धक्का और लगाओगे तो भाई काम हो सकता है। तो ये जो फैसिलिटेटेड न्यूरॉन होते हैं, इनको अगर थोड़ी सी और इम्पल्सेस मिल जाएँ तो हो सकता है ये थ्रेशोल्ड तक पहुँच जाएँ और ये आराम से अपना एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर लें। तो अगर एक पत्थर ज़मीन पे पड़ा हुआ हो उसको ऊपर तक पहुंचाना मुश्किल है, आसान है, या एक पत्थर जो कि दरमियान तक पहुंच चुका उसको, ज़ाहिर बात है इस वाले को ज़्यादा आसान है ना। तो वेरी सिमिलरली जो फैसिलिटेटेड न्यूरॉन्स होंगे उनमें एक्शन पोटेंशियल डेवलप करवाना आसान है, क्योंकि थोड़े से भी और इम्पल्सेस आई तो डेवलप हो जाएगा। और उसके अलावा जो नॉर्मल वाले हैं वो फैसिलिटेशन ऐसे ही तो चंद मिली सेकंड के लिए होती है। ये ना समझना कि कुछ न्यूरॉन होते हैं वो पैदाइशी तौर पे होती है फैसिलिटेटेड और हमेशा फैसिलिटेटेड ही रहते हैं। और भाई जिस वक्त इंपल्सेस आई हुई होंगी, जिस वक्त बंदे जान लगा रहे होंगे पत्थर के ऊपर, उसी वक्त फैसिलिटेटेड होगा। ओके होगी बात। खैर एनीवेज, हमने स्पेशियल समेशन को डिस्कस कर लिया। एक दूसरी टाइप ऑफ समेशन होती है, वो होती है टेम्पोरल समेशन। यार एक टेक्निकल बात है, वो आपने समझनी है। हमने कहा था कि जब एक साइनेप्स आके एक्साइट करता है तो उसको एक्साइट करने में सिर्फ 1 से 2 मिली सेकेंड लगते हैं, लेकिन उसकी जो की गई एक्साइटेशन है वो तकरीबन 15 मिली सेकेंड तक रहती है। इसका मतलब है हो सकता है ये वाला सिनेप्स 2 मिली सेकेंड लगाए और यहाँ पे एक एक्साइटेशन डेवलप कर दे, और अभी ये एक्साइटेशन होगी इतने में ये दोबारा से एक्साइट कर दे, क्योंकि ये जो एक्साइटेशन है इससे 15 मिली सेकेंड तक रहना ना, ठीक है। तो हो सकता है ये हर मिली सेकेंड बाद दोबारा काम करी जाए, तो एक ही नर्व जो है वो बार बार एक्साइट कर दे। तो अगर एक, जिस तरह मुख्तलिफ नर्व्स की तरफ से आने वाले पोटेंशियल्स ऐड ऑन होते थे, इस तरह एक ही नर्व अगर बार बार एक्साइट करेगी तो उसके हर दफ़ा के पोटेंशियल ऐड ऑन होता जाएगा। एक दफ़ा एक्साइट किया 0.5 मिली वोल्ट, दोबारा एक्साइट किया 1 मिली वोल्ट, दोबारा एक्साइट किया 1.5 मिली वोल्ट, दोबारा एक्साइट किया 2 मिली वोल्ट। सही होगी बात। तो अगर रैपिडली बार बार एक्साइट करते जाएंगे तो ये ऐड ऑन होती चली जाएगी। याद रखना रैपिडली एक्साइट करना ज़रूरी है। अगर इसने एक दफ़ा एक्साइटेशन कर दी और कोई 2 सेकंड बाद दोबारा एक्साइटेशन की, ओ तो भाई पिछली एक्साइटेशन का असर ख़त्म हो चुका, पिछली एक्साइटेशन का असर सिर्फ 15 मिली सेकंड तक रहा था। तो आपको रैपिडली करना ज़रूरी है। तो मैं डेफिनेशन इसकी रीड कर देता हूँ। वो यहाँ पे कह रहे हैं 10 सक्सेसिव डिस्चार्जेस फ्रॉम अ सिंगल प्री सिनेप्टिक टर्मिनल इफ़ दे अकर रैपिडली इनफ कैन ऐड टू वन अनदर, दैट इज़ दे कैन समेट। दिस टाइप ऑफ समेशन इज कॉल्ड एज टेम्पोरल समेशन। तो स्पेशियल समेशन ये होती है कि मुख्तलिफ स्पेसेस है जो सिनेप्स आ रहे हैं वो सिग्नल एक टाइम पे लेके आ रहे हैं वो ऐड हो जाएं, और टेम्पोरल समेशन ये है कि एक ही सिनेप्स है लेकिन बार बार सिग्नल आ रहे हैं वो ऐड ऑन हो रहे हैं। डन हो के बाद साइमल्टेनियस समेशन। लो जी, ऐसा भी हो सकता है कि एक लेके आ रहा है एक्साइटेटरी सिग्नल, एक लेके आ रहा है इनहिबिटरी सिग्नल, तो इनके सिग्नल्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल भी करते हैं, यानी कि एक्साइटेटरी सिग्नल और इनहिबिटरी सिग्नल्स एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे होते हैं। ये अपना इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कॉज कर रहा होगा, ये एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कॉज कर रहा होगा। हाँ, अगर एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, इनहिबिटरी थोड़ा हुआ, तो ओवरऑल जो न्यूरॉन है वो थोड़ा सा एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल जरूर करते हैं। ये वाली बातें जो उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। फिर फैसिलिटेशन ऑफ न्यूरॉन क्या होती है ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि थोड़ा बहुत एक्साइट हुआ है लेकिन हम थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच सके, इसको कहते हैं फैसिलिटेशन ऑफ न्यूरॉन। फिर आता है स्पेशल फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स फॉर एक्साइटिंग द न्यूरॉन। जब भी ये कोई न्यूरॉन एक्साइट होता है, सारी बातें बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं तो ही एक्साइट हो रहा है ना, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि इन सिग्नल्स को रिसीव करने में डेंड्राइट्स बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि डेंड्राइट्स बहुत फैले हुए हैं, इधर उधर बहुत जगह में फैले हुए हैं, तकरीबन 500 से 1000 माइक्रोमीटर के एरिया में फैल जाते हैं और मुख्तलिफ जगह से सिग्नल्स को रिसीव करने में रोल प्ले करते हैं। तो जितने भी सिग्नल्स एक न्यूरॉन रिसीव कर रहा है उसमें से
ज़्यादातर यानी ऑलमोस्ट 80 to 95% सिग्नल्स ये डेंड्राइट्स ही रिसीव कर रहे होते हैं और सिर्फ 5 to 20% सिग्नल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली ये सेल बॉडी खुद रिसीव करती है। ओके बात। तो सिग्नल्स को रिसीव करने में डेंड्राइट्स बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। आसान चीज़ थी। फिर आगे वो कहते हैं कि डेंड्राइट्स जो होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल्स को ट्रांसमिट नहीं कर पाते। इसका क्या मतलब है भाई? बात यह है कि अगर एक डेंड्राइट पे यहाँ पे एक्साइटेशन हुई है तो मसला ये है कि डेंड्राइट तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर ही नहीं सकता। तो अगर डेंड्राइट एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं कर सकेगा तो ये कैसे अपने पैगाम को आगे सेल बॉडी तक पहुँचाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे एक्साइटेशन हुई है? ठीक है, कोई मसले ये एक्शन पोटेंशियल क्यों डेवलप कर पा रहा? स्टूडेंट चैनल काम है, तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर यहाँ पे स्लाइड सी एक्साइटेशन हुई है, स्लाइड सी सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है, तो ये सोडियम आयंस ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे और यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी कॉज कर देंगे। टेंशन ना लो। तो यानी कि डेंड्राइट से मैसेज पहुँचने का तरीका होता है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोटॉनिक करंट। डायरेक्टली आयंस को ट्रेवल करके यहाँ जाना पड़ता है, फिर ये हम एक्साइटेशन करवा पाते हैं। ये भी बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डेक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर हम एक्शन पोटेंशियल डेवलप करवाते हैं तो जितनी एक्साइटेशन यहाँ डेवलप हुई थी उतनी ही एक्साइटेशन मनोअन सेल बॉडी तक पहुँच जानी थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे आयंस आ रहे हैं तो जितने आयंस यहाँ पे इन्फ्लक्स हुए थे सारे के सारे आयंस यानी कि उतना ही इफेक्ट सेल बॉडी तक नहीं पहुँच पाता। जितनी एक्साइटेशन यहाँ पे हुई थी थोड़ी कम एक्साइटेशन यहाँ तक पहुँच पाती। सारी वजह इतना रास्ता है यार, रास्ते में थोड़े बहुत थक जाएंगे, उसी तरह तो नहीं ना पहुँच सकेंगे। रास्ता तय जो कर रहे हैं इतने सारे आयंस, तो ये रास्ते में जो इनकी एक्साइटेशन है ये थोड़ी बहुत कम हो जाती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है इसकी डेक्रीमेंट हो जाती है। अगर डेंड्राइट किसी ऐसी जगह पे एक्साइटेशन हो रही हो जो कि सेल बॉडी के करीब हो तो थोड़ी डेक्रीमेंट होगी, ठीक है ना। और अगर किसी ऐसी जगह पे एक्साइटेशन हो रही है जो कि सेल बॉडी से काफ़ी दूर है तो रास्ता काफ़ी लंबा है, डेक्रीमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ये बात भी समझ में आ गई। तो अगर एक्साइटेटरी सनैप्स सेल बॉडी के करीब है उसका असर ज़्यादा होगा, अगर एक्साइटेटरी सनैप्स सेल बॉडी से दूर है तो उसका असर कम होगा। कंप्लीट हो गई बात। फिर समेशन ऑफ एक्साइटेटरी और इनहिबिशन इन डेंड्राइट्स। एक ही डेंड्राइट है, उस डेंड्राइट पे एक्साइटेटरी सिग्नल्स भी आ रहे हैं और इनहिबिटरी सिग्नल्स भी आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है, एक्साइटेटरी सिग्नल्स भी पूरा रास्ता तय करके पहुँचेंगे, इनहिबिटरी सिग्नल्स भी पूरा रास्ता तय करके पहुँचेंगे। सही हो गया। अच्छा ये भी हो सकता है एक्साइटेटरी सिग्नल हैं तो ज़्यादा लेकिन दूर दूर हैं, ठीक है। इनहिबिटरी सिग्नल्स एक दो ही हैं लेकिन करीब करीब हैं, तो यहाँ पे इनहिबिशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। एक्साइटेटरी को हो सकता है वो कैंसिल आउट कर दे। ऑलराइट, एक और बड़ी तगड़ी बात उन्होंने की है। देखो जो भी एक्साइटेटरी आते हैं या इनहिबिटरी आते हैं वो ओवरऑल यहाँ पे चार्जेस का चेंज लेके आते हैं, वोल्टेज का चेंज लेके आते हैं, और अगर वो वोल्टेज का चेंज थ्रेशोल्ड के बराबर हो तो यहाँ पे इनिशियल सेगमेंट के अंदर हमने कहा था एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। यानी असल बात ये मैटर करती है कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज चेंज हो सकी है। ये बेचारा थोड़ा सा काम करता है लेकिन वो काम थोड़ा करते कराते हल्की फुल्की यहाँ भी वोल्टेज चेंज कॉज करवाता है। वो कहते हैं कई दफ़ा ये होता है कि इनहिबिटरी सिग्नल्स डायरेक्टली एक्सॉन के इनिशियल सेगमेंट पे लग जाते हैं, तो अगर यहाँ पे लग रहे हैं तो वो तो भाई बहुत तगड़ी वोल्टेज चेंज करवा देंगे। ये तो बहुत ख़तरनाक बात है कि जो इनहिबिटरी सिग्नल है वो डायरेक्टली यहाँ पे लग रहे हो। तो बॉडी में कई दफ़ा इनहिबिटरी सिग्नल इस तरह भी होते हैं कि वो एक्सॉन के इनिशियल सेगमेंट पे लग रहे होते हैं। बेचारे एक्साइटेटरी बहुत जान मार रहे होते हैं लेकिन ये एक दो इनहिबिटरी जो होते हैं वो एक्साइटेटरी पे भारी हो जाते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमने इस ग्राफ को समझना है। ये ग्राफ जो है ये इस चीज़ की मिसाल है कि जी मेरा जैसे मेरी मर्जी, सॉरी टू से। खैर एनीवेज, यहाँ पे न्यूरॉन कहते हैं कि हर न्यूरॉन की अपनी मर्जी है। किस तरह से अपनी मर्जी है भाई? बात ये है, देखो होता बेसिकली क्या है, जब कोई न्यूरॉन अपने थ्रेशोल्ड तक पहुँच जाता है तो क्या होता है, जब तक उस न्यूरॉन का वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहेगी वो न्यूरॉन मुसलसल एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करके आगे भेजी जाएगा। सही होगी बात। अब हर न्यूरॉन का अपना अपना थ्रेशोल्ड है। हो सकता है कोई न्यूरॉन -45 पे एक्शन पोटेंशियल भेजना शुरू कर दे, कोई -45 पे नहीं बल्कि -30 पे जाकर भेजना शुरू करे, कोई के -30 नहीं बल्कि -10 पे भेजूंगा। हर एक का अपना अपना थ्रेशोल्ड है। तो न्यूरॉन 1 जो है वो जल्दी भेजना शुरू कर देता है, ज़्यादा वोल्टेज की तो न्यूरॉन 2 ने एक्शन पोटेंशियल भेजे, और भी ज़्यादा वोल्टेज की तो न्यूरॉन 3 ने एक्शन पोटेंशियल भेजे। तो हर एक का थ्रेशोल्ड अपना अपना है, इनकी अपनी मर्जी। पहली बात हो गई। दूसरी बात वो यहाँ पर ये कहते हैं कि जनाब वाली ये जो न्यूरॉन्स हैं इन्होंने किस फ्रीक्वेंसी से एक्शन पोटेंशियल को भेजना है, कितनी स्पीड से एक्शन पोटेंशियल को भेजना है, ये भी हर न्यूरॉन की अपनी मर्जी है। जिस तरह अगर इस न्यूरॉन 2 को देखो तो इसको हालांकि यहाँ पे अच्छा खासा एक्साइट किया हुआ है लेकिन ये 1 सेकंड में 200 एक्शन पोटेंशियल भेजता है। जबकि ये जो न्यूरॉन 3 है जब इसको हमने इतना एक्साइट किया होता है तो ये 1 सेकंड में 500 या 600 एक्शन पोटेंशियल भेजता है। तो हर एक की फ्रीक्वेंसी उनकी अपनी मर्जी होती है। सही होगी बात। तीसरा एक और चीज़ को समझिएगा यार, देखो अगर किसी का थ्रेशोल्ड है ना मिसाल के तौर पे -65 से वो कहता है जी -45 पे होगी तो मैं एक्शन पोटेंशियल भेजूंगा। -45 पे वो एक्शन पोटेंशियल भेजना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आप मजीद एक्साइटेशन कर दो ना -45 से -40 पे चले जाओ तो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से एक्शन पोटेंशियल को भेजना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं बात को? तो अगर मैं ग्राफ से एक्सप्लेन करूँ तो किसी भी न्यूरॉन को देख लें, मिसाल के तौर पे न्यूरॉन नंबर 1 को देख लें, इतने ही जब थ्रेशोल्ड आ गया उसने एक्शन पोटेंशियल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपने थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एक्साइट किया तो उसने हर सेकंड में 200 भेजना शुरू कर दिए। आपने मजीद एक्साइट किया उसने हर सेकंड में 400 भेजना शुरू कर दिए। तो अगर आप ज़्यादा एक्साइट करते चले जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करती चली जाएगी।
गुड हो गई बात, यहाँ तक ये वाली सारी बात एक्सप्लेन हो गई। फिर आते हैं हमारे पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। पहली बात तो ये जी सिनेप्स जो है वो बेचारा फटीग हो जाता है, वो थक जाता है। इसका क्या मतलब है भाई? सीधी सी बात है, अगर एक सिनेप्स है और आप उसको बार बार सिग्नल दिए जा रहे हो तो आहिस्ता आहिस्ता उस सिनेप्स के अंदर जो एक दफ़ा सिग्नल आए उसने थोड़े से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर दिए, दोबारा सिग्नल आए थोड़े से और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर दिए, दोबारा सिग्नल आए थोड़े से और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर दिए। अगर बार बार एक्शन पोटेंशियल आते रहे यानी कि ये वाला जो न्यूरॉन है ये एक्साइटेड ही रहा और एक्शन पोटेंशियल आते ही रहे, तो ये बेचारा थोड़ी देर बाद इसके न्यूरोट्रांसमीटर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और ये मज़ीद आगे एक्साइटेशन कॉज नहीं करवा सकेगा। तो इसको हम कहते हैं ये सिनेप्स थक गया है, सिनेप्टिक फटीग हो गई है। इसी वजह से जो एपिलेप्टिक सीरीज होते हैं, जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, उनमें दौरा पड़ता है उनको, क्योंकि मुसलसल सिग्नल आते रहते हैं, मसल जो है वो मूव करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका दौरा ख़त्म हो जाता है। वो इसीलिए ख़त्म होता है क्योंकि अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता ये फटीग हो गया है और सिनेप्स ने मजीद काम करना छोड़ दिया है। तो जो सिनेप्टिक फटीग है इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ठीक है, कि अगर कभी एक्सेस न्यूरल एक्टिविटी हो रही है तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि थोड़ी देर बाद सिनेप्स हार मान जाता है। क्यों हार मानता है? मेन रीज़न न्यूरोट्रांसमीटर का ख़त्म होना। एक और रीज़न भी होती है, वो क्या? जब बहुत न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा होता है ना, तो ये जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के, ये ऐसे ऐसे ढीट होना शुरू होते हैं। ये कहते हैं यार न्यूरोट्रांसमीटर तो आ ही जा रहा है, इसका तो मजाक है, गोली मारो, हम न्यूरोट्रांसमीटर के आने के बावजूद आगे एक्सेलरेशन नहीं करवाएंगे। सही होगी बात? तो पहली रीज़न क्या हुई थी? न्यूरोट्रांसमीटर का खत्म होना। दूसरी रीज़न क्या होती है कि सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर्स कम हो जाती है। और तीसरी रीज़न ये होती है कि जब बार बार एक्शन पोटेंशियल आता है, हर दफ़ा एक्शन पोटेंशियल के आने में सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, फिर रीपोलराइजेशन के लिए पोटेशियम का आउटफ्लक्स होता है, फिर एक्शन पोटेंशियल आया सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर, फिर आया थोड़ा सा सोडियम अंदर। जब बार बार एक्शन पोटेंशियल आएगा तो आयंस का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सेल के अंदर सोडियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और भाई थोड़ा टाइम तो दो, सोडियम पोटेशियम पंप होकर वो दोबारा सोडियम को बाहर भेज दे, पोटेशियम को अंदर भेज दे, थोड़ा बहुत बैलेंस कर दे। तो अगर बार बार एक्शन पोटेंशियल आता रहा तो आयंस का इम्बैलेंस हो जाता है और ये भी सिनेप्टिक फटीग की तरफ लीड करता है। ये हमने पढ़ लिया सिनेप्टिक फटीग के कॉजेज। फिर हम देखते हैं एसिडोसिस और एल्कलोसिस के इफेक्ट्स। अगर एल्कलोसिस हो यानी कि pH ऑफ द बॉडी ज़्यादा हो तो ये जो एक्साइट हो जाता है, ये जो सिनेप्स है ये एक्साइटेड होता है, ये आगे एक्साइट करना ज़्यादा आसान होता है। सही की बात, यानी कि एल्कलोसिस में एक्सेलरेशन बढ़ जाती है और एसिडोसिस में कम हो जाती है। pH ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, pH कम होगी एक्सेलरेशन कम होगी। अब वो कह रहे हैं जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें कोशिश करनी चाहिए कभी pH ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर pH ज़्यादा हो गई तो उनमें एपिलेप्सी का तो मसला वैसे ही है, उनको दौरा पड़ जाएगा। तो pH ज़्यादा कैसे होती है? हाइपर वेंटिलेशन से। अगर आप ज़्यादा सांस लिए जाओगे तो आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल जाएगी तो चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है तो एसिड बॉडी से निकलेगा, बॉडी एल्कलोसिस में चली जाएगी और एपिलेप्टिक पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो ये काम ना करे। और फिर देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन की कमी में जो सिनेप्स है वो इनहिबिट हो जाते हैं, बस इतनी सी बात थी। फिर देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। कुछ ड्रग्स से भी इफेक्ट्स होते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे कैफीन होगी जो कि हमारे पास कॉफ़ी में पाई जाती है, थियोफाइलिन जो कि हमारे पास चाय में पाई जाती है, थियोब्रोमीन जो कि कोका में पाई जाती है। ये सारे हमारे जो सिनेप्स होते हैं इनको एक्साइट करते हैं। कैसे एक्साइट करते हैं? ये थ्रेशोल्ड ही कम कर देते हैं। ये कहते हैं अगर थ्रेशोल्ड -45 था ना तो कोई बात नहीं यार -50 कर लो, इतनी एक्साइटेशन हो तो भी आप आगे भेजी दो एक्शन पोटेंशियल को। तो थ्रेशोल्ड को कम करके ये एक्साइट करते हैं सिनेप्स को। उसके अलावा कुछ और ड्रग है, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये हमारे पास स्ट्राइकनिन होता है, ये भी हमारे पास एक्साइट करता है, लेकिन इसका एक्साइट करने का तरीका मुख्तलिफ है। ये किसका एक्साइट करता है? ये इनहिबिटरी फैक्टर्स को रोक देता है, यानी कि अगर कोई फैक्टर्स इस सिनेप्स को इनहिबिट कर रहे हैं ना, ये उन इनहिबिटरी फैक्टर्स को रोकता है। ज़ाहिर वजह जब इनहिबिटरी फैक्टर्स को रोकेगा तो ये सिनेप्स जो है एक्साइट हो गया। जिस तरह मिसाल के तौर पर स्पाइनल कॉर्ड में ग्लाइसिन इनहिबिट कर रही होती है, तो ये ग्लाइसिन के एक्शन को रोकता है, तो जाहिर सी बात है एक्साइट होगा न्यूरॉन्स। सही हो गई बात? तो ये तो हमने दो तरह के ड्रग्स देखी जो कि एक्साइट करते हैं सिनेप्सिस को। उसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं सिनेप्सिस को, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये एनेस्थेटिक्स हो गए। तो जब आप एक बंदे को, पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हो तो क्या वजह है? आप उसको चीरा लगा रहे हो लेकिन आगे एक्शन पोटेंशियल जा ही नहीं रहा उसको पेन का, तो वो एक्शन पोटेंशियल इसीलिए नहीं जाता क्योंकि वो आपने इनहिबिशन करवाई हुई है सिनेप्स की, तो वो सिनेप्स एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। ऑलरेडी हो गई बात। एंड में आते हैं हमारे पास सिनेप्टिक डिले। हम कहते हैं कि जो हमारे पास केमिकल सिनेप्स होता है इसमें एक्शन पोटेंशियल आने के थोड़ी देर बाद काम होता है। क्यों? थोड़ा सा डिले आ जाता है। नंबर एक, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर इस न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ तक पहुँचते टाइम लगेगा, फिर इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसेप्टर पर एक्शन भी तो करना ना, रिसेप्टर से कहना है ओ भाई मैं आ गया हूँ उठ जाओ, तो इसके ऊपर लगते लगते भी टाइम लग जाएगा। फिर रिसेप्टर जागेगा, रिसेप्टर ने काम करवाना है, उसको काम करवाते कराते भी टाइम लग जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है। हम कहते हैं ऑलमोस्ट 0.5 मिली सेकेंड लग जाते हैं इस सारे प्रोसीजर को, और ये जो हल्का सा डिले आया है इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक डिले। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।